स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यू एजुकेशन 24x7 में। आज हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में, सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। हम लोग जानेंगे कि सातवाहन वंश जो है वो मौर्यों के बाद सबसे बड़ा शासन होता है और लगभग 300 वर्षों से भी ज़्यादा ये लोग शासन करते हैं। तो सातवाहन वंश जो होता है इसमें बहुत सारे शासक होते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि सातवाहन वंश की स्थापना और इसका लोकेशन कहाँ है। तो सातवाहन वंश जो है वो दक्षिण भारत में यह अपना शुरुआत करता है और वहाँ के दक्कन वाले क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये और ये आगे जाकर कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को सातवाहन वंश के सिमुक जो है सिमुक ने है उसको सुशर्मा को मार देता है और मध्य भारत भी इसके कब्जे में आ जाता है। तो सातवाहन राजवंश की स्थापना इस प्रकार होती है। तो सातवाहन वंश जो है वो अलग अलग विद्वानों की इनके बारे में अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये महाराष्ट्र से शुरू करते हैं और महाराष्ट्र से शुरू करके ये बाद में आंध्र प्रदेश, मध्य भारत और कर्नाटक आदि क्षेत्रों पे अपना पांव पसारते हैं। हकीकत जो भी हो, लेकिन ये मूल निवासी जो थे वे दक्षिण भारत के थे। इन्हें आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। आंध्र भृत्य इसलिए भृत्य नौकर को कहा जाता है और आंध्र भृत्य इसलिए कहा जा सकता है कि ये शायद आंध्रों की सेवा में कभी रहे होंगे और उसके बाद ये अपनी शक्ति के बल पर उस राज्य को अपने कब्जे में ले लेते हैं, फिर आसपास के लोगों को भी, आसपास के क्षेत्रों को भी जीतते चले जाते हैं। तो सातवाहन वंश जो है ये मौर्यों के बाद, मौर्यों के अगर एक्चुअल उत्तराधिकारी की बात की जाए, मुख्य उत्तराधिकारी की बात की जाए तो सातवाहन वंश ही जो है वो मौर्यों का असली उत्तराधिकारी सिद्ध होता है और इनके समय में काफ़ी ख्याति भी होती है क्योंकि ये जो होते हैं वे साम्राज्य को पश्चिम से आए विदेशियों को भी रोक पाते हैं और रोकने में सफल होते हैं और उनको काफ़ी कट्टी टक्कर भी देते हैं। तो इस प्रकार सातवाहन वंश राजवंश जो है ये भी इसमें महत्वपूर्ण शासक हुए। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी जो होता है यह घोषणा करता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो इस प्रकार हम इसे भी ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सातवाहन राजवंश। तो सातवाहन राजवंश में लगभग 30 शासक हुए, कहीं कहीं 27 शासकों का जिक्र भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें देख लें कि सातवाहन राजवंश का संस्थापक जो है वो सिमुक था और सिमुक के बारे में हमने इसके पीछे वाले वीडियो में भी देख लिया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, अगर आपने पिछले वाले मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो आप कृपया जाएंगे प्लेलिस्ट में और हिस्ट्री वाले भाग में जाएंगे और इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देख लेंगे। यदि आप हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं और उसकी क्रमवार जानकारी जानना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरे यूट्यूब चैनल यू एजुकेशन 24x7 में जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट खोजेंगे और प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का जो शुरुआत से ये भारतीय इतिहास अभी पढ़ा रहा हूं मैं, भारतीय इतिहास आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भारतीय इतिहास का एक क्रमवार विश्लेषण और बहुत अच्छी तरह से ये हिस्ट्री का विश्लेषण करके पढ़ाया जा रहा है। आप वहां से इसका लाभ उठा सकते हैं और इसके पहले वाले चीजों को पढ़ते हुए जब यहाँ तक आइएगा तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। तो चलिए मैं सातवाहन वंश की बात करता हूं। इसके संस्थापक सिमुक था और सिमुक जो है मैंने बताया था कि यह कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी थी और उसके बाद इस राज्य को हथिया लिया था। तो सातवाहन वंश जो थे वो मूलतः दक्कन वाले क्षेत्र के थे, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के थे, आंध्र वाले क्षेत्र थे और ये इसका सिमुक जो होता है यह इसका संस्थापक होता है और इसका क्षेत्र मैंने बताया दक्कन, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, मध्य भारत, कर्नाटक वाले क्षेत्र जो होते हैं ये इसके क्षेत्राधीन होते हैं। जबकि स्रोतों की बात की जाए तो अभिलेखों में इस वंश को सातवाहन नाम से उल्लेखित है और पुराणों में आंध्र कहा गया और दोनों में एक ही बात को रिपीट किया गया है कि अभिलेखों में सातवाहन ही मिलता है, आंध्र नहीं मिलता है, और पुराणों में आंध्र मिलता है तो सातवाहन नहीं मिलता है, परंतु ये दोनों एक ही है ऐसा मान के चला जाता है। इनकी राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान या पठान मानी जाती है। हालांकि इनकी राजधानी पहले दूसरा भी था लेकिन प्रतिष्ठान या पठान ज्यादा करके हमें प्राप्त होता है, इसलिए हम इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पठान ही मानकर चलते हैं। उसके बाद उसका भाई कृष्ण कान्य जो होता है वह शासन करता है और इसके बारे में भी नासिक के अभिलेख से कुछ जानकारियां प्राप्त हो जाती है, हालांकि ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है और यह शासक जो होता है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला सिमुक इम्पोर्टेंट है। सिमुक
उसके बाद सिमुक का भाई बनता है, सिमुक के भाई के बाद उसका भतीजा कहिए या फिर सिमुक का लड़का कहिए सातकर्णी जो होता है वह अगला शासक बनता है। और सातकर्णी जो होता है सिमुक का पुत्र था और यह सातवाहन वंश का महान शासक सिद्ध होता है। और इसका विवाह जो होता है, इसकी प्रसिद्धि का कारण इसका विवाह नायनिका से होने के कारण होता है। नायनिका या नागरिका भी उसे कह सकते हैं। और यह जो थी यह एक महानतम सरदार की दोहिता थी, उसकी बेटी थी। और उनसे शादी होने के बाद सातकर्णी जो होता है वह अपने प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि करता है और बहुत सारे क्षेत्रों को भी जो वह जीतता है, क्योंकि उसके ससुर जो है होते हैं वे महानतम सरदार थे और इनसे सहायता प्राप्त कर इसका अधिकार क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। और इसके कई सिक्कों पर इसके ससुर का भी नाम उल्लेखित मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सातकर्णी जो होता है एक महान शासक बन जाता है। इसकी उपाधि की बात करें तो इसके उपाधि में इसे दक्षिणापथ कहा गया है। इसने दक्षिणापथ की उपाधि ग्रहण की है और अप्रतिहत चक्र की भी उपाधि उसने ग्रहण की है। तो अगर यज्ञ की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण साम्राज्य में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और वे बड़ी बड़ी उपाधियां भी ग्रहण करते हैं। तो ये यज्ञ में 2 अश्वमेध यज्ञ कराता है और एक राजसूय यज्ञ भी कराता है। अश्वमेध यज्ञ क्या है, राजसूय यज्ञ क्या है, इसके बारे में हम लोग कभी न कभी जानकारी हासिल करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, इतना समझ लीजिए। अश्वमेध यज्ञ जो होता है वह साम्राज्य विस्तार के लिए होता है और राजसूय यज्ञ जो होता है वो राजा की कीर्ति बढ़ाने के लिए होता है। तो इस प्रकार इसके बाद सातकर्णी के बाद जो होता है वो शासक कमजोर निकलते हैं और 100 वर्षों का इतिहास जो होता है यहाँ पे अंधकारमय है, लगभग नहीं के बराबर है या कुछ जानकारी भी हमें हासिल नहीं हो पाती है इतिहास में। इस कारण 100 वर्षों तक का एक गैप मिल जाता है इस सातवाहन वंश में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जो होता है अगला महान शासक होता है। अगर इसके शासकों की लिस्ट निकाली जाए तो यह 23वां शासक माना जाता है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि सातवाहन शासकों के बारे में हमें पुराणों से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, अभिलेखों के माध्यम से और सिक्कों से भी जानकारियां मिल जाती है। तो पुराणों में कहा जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो 23वां शासक था और यह सबसे महान शासक था। अगर सातवाहन शासकों की पूरी लिस्ट निकाली जाए और उसमें कहा जाए कि सबसे महान शासक कौन हुआ, तो दक्षिण भारत के सातवाहन वंश में सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। गौतमीपुत्र सातकर्णी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ का समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक समाज था और अपने माता के नाम पर अपने पुत्रों का नाम और अपना नाम अलग रखते हैं। गौतमी का लड़का सातकर्णी जो होता है वो सातवाहन वंश का सबसे महानतम सम्राट माना जाता है। इसके समय में बहुत सारी घटनाएं घटती है। इसका काल लगभग जो है वो ईस्वी में आरंभ हो जाता है। 106 से 130 ईस्वी तक का काल इसमें आता है। यहाँ पे जो काल है ये विवादास्पद काल है। सातवाहन वंशों का काल जो होता है वह इतिहास में काफी विवादित रूप से है, कोई अलग अलग बताता है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं इनके कालों को भी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग 28 ईसा पूर्व तक जो सुशर्मा की हत्या हुई थी, सुशर्मन की हत्या हुई थी कण्व वंश के राजवंश की, कण्व के राजा की सिमुक ने किया था। उसके बाद तो मान लीजिए 2800 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है सातवाहन वंश और उसके बाद 250 ईस्वी तक एडी तक चलता है। ये ईस्वी सन आरंभ हो जाता है, उस समय तक सातवाहन वंश चलता है। और इस सातवाहन वंश के समय में ही आप देखेंगे कि पूर्व वाला एशिया जिसमें अशोक ने कलिंग को जीत लिया था और वहां पे अशोक के साम्राज्य का अंत होने पर जो क्षेत्रीय राज्य है वे अपने अधिग्रहण हो जाते हैं अलग अलग क्षेत्रीय शासकों के द्वारा। तो उसमें इस सातवाहन वंश के समकालीन ही था कलिंग का चेदी वंश। वो चेदी वंश के बारे में भी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 106 से 130 ईस्वी तक लगभग 25 वर्षों तक यह शासन करता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। और इसे वर्दिया भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है वर्दिया इसलिए कहा जाता है, एक तो वर्दिया जगह का नाम है, इसके अलावा यह वरदान प्राप्त करने वाला भी कहा जाता है। और इसे कहा जाता है कि इसने घोर तपस्या कर काफी वरदान प्राप्त किया और इसके बाद इसने बहुत सारे साम्राज्यों को अपने अधीन कर लिया। यहाँ पे अगर देखें तो गौतमी इसका अभिलेख स्रोत की बात करें तो गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेख से भी इसकी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है इसके बारे में। अगर उपलब्धि की बात की जाए तो इसने विदेशियों का सत्यानाश कर दिया, विदेशियों को नष्ट कर दिया, जिसमें शक, यौवन, पहल्लव और क्षत्रप के नहपान को तो इसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यही शक का जो था वो
महाराष्ट्र वाले एरिया के में जो बस गए थे और वहाँ पे जो अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए थे उसे क्षत्रप नहपान कहा जाता है। उस नहपान को भी नष्ट कर दिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार जो था वो दूर दूर तक किया और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा वापस करने का काम गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया। इसीलिए यह इतिहास प्रसिद्ध है। और अगर उपाधियों की बात की जाए तो इसने भी बहुत सारी उपाधियां ग्रहण की है। इसमें से इंपॉर्टेंट उपाधियां है त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन, अर्थात 3 समुद्र की उपाधियां इसने ग्रहण की है। ऐसा कहा जाता है इसकी घोड़े ने तीनों समुद्रों को का पानी पिया ही हुआ है। 3 समुद्र का अर्थ यहाँ से पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से है। तो इस प्रकार हम लोग इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी उपाधियां थी। इसे वेंकट स्वामी भी कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को वेंकट स्वामी भी कहा जाता है, कारण कि इसने वेनकटक नामक नगर बसाया था। अगर अन्य शासकों की बात करें तो इसके बाद और इसी के समय में मैंने आपको बताया कि चेदी राजवंश की भी स्थापना होती है और चेदी राजवंश के बारे में जस्ट इसके बाद हम लोग देखना प्रारंभ करेंगे। अन्य शासकों की बात की जाए तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक होता है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी और यज्ञश्री सातकर्णी। तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी की बात करें तो शक राजा रुद्रदामन से इसका 2 बार मुठभेड़ होता है और दोनों बार पराजित होता है। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी से शक राजा रुद्रदमा भी कहा जाता है, रुद्रमा या रुद्रदमन भी कहा जाता है। शक राजा रुद्रदमन को यह 2 बार पराजित करता है। उसके बाद उसकी बेटी से यह विवाह भी करता है और इसके समय में यह चोलों को भी पराजित करता है। तो इस प्रकार यह वशिष्ठ पुत्र पुलवामी जो था वो भी एक बहुत ही इतिहास में सातवाहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राजा सिद्ध हुआ। इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी का नाम भी आता है और यज्ञश्री सातकर्णी जो होता है यह भी सातवाहन वंश का अंतिम महान सम्राट होता है, अंतिम महान शासक होता है और इसने जल क्षेत्रों में भी अपना काफी अपने शक्ति को बढ़ाया था और इसके समय में भी लगभग जो है सातवाहन वंश अक्षुण्ण रहा था। और ये जो होते हैं ये काफी शक्तिशाली सिद्ध होते हैं। लेकिन इसके बाद सातवाहन वंश का भी साम्राज्य भी होता है वह धीरे धीरे नष्ट की तरफ चला जाता है। इसमें 2 प्रसिद्ध इतिहासकार शासक भी होते हैं जिसका नाम है हाल और गुणाढ्य। ये हाल और गुणाढ्य जो होते हैं ये कवि भी थे और साहित्यकार भी थे और ये राजा भी हुए थे इस सातवाहन वंश में। तो इनके बारे में देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है वो कला और साहित्य की दृष्टि से। अगर प्रसिद्ध साहित्यकारों की बात की जाए सातवाहन काल में तो हाल और गुणाढ्य जो थे वे राजा भी थे और कवि और साहित्यकार प्रेमी भी थे। तो हाल की रचना की बात करें तो गाथा सप्तशती जो होता है या गाथा सप्तशतक भी कहा जाता है। गाथा सप्तशती की रचना जो है वो हाल सातवाहन वंश में ही लिखा गया है। इसके बाद गुणाढ्य की रचना जो है वो बृहत कथा की है। गुणाढ्य और हाल जो होते हैं 2 बड़े इंपॉर्टेंट कवि माने जाते हैं उस सातवाहन वंश की। तो गुणाढ्य की रचना है बृहत कथा और हाल की रचना हुआ गाथा सप्तशती। तो मुद्रा की बात की जाए सातवाहन वंश में तो यहाँ पे चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, कांसे के सिक्के, प्रोटीन के सिक्के और शीशे, अगर अधिकतम मात्रा की बात की जाए तो अधिकतम शीशे के सिक्के का चलन सातवाहन वंश में होता है। और जब भी सातवाहन वंश का नाम लिया जाता है तो हमारे मन में शीशे के सिक्कों का जिक्र अपने आप आ जाता है। तो इस बात से भी हम काफी परिचित है। भूमि अनुदान की प्रथा, अगर सातवाहनों के नाम एक और चीज जो है वह जुड़ जाता है कि भूमि अनुदान की प्रथा सातवाहनों ने शुरू की थी और ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहनों की देन है। तो ऐसा माना जाता है। तो भूमि अनुदान की प्रथा जो है सातवाहनों की देन थी। अगर भाषा लिपि की बात की जाए तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि यहाँ पर भी प्रचलित थी। अगर समाज की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि यहाँ के शासक जो होते हैं वो अपनी माता के नाम से जुड़े हुए थे, अर्थात मातृ शतात्मक यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्थान रखता है समाज। कला स्थापत्य की बात की जाए तो कार्ले का चैत्य सातवाहन वंश का सबसे सुंदर नमूना में से एक है। और इसके अलावा अजंता और एलोरा की गुफा और अमरावती कला का विकास जो है वो आंध्र सातवाहन काल में हुआ है। अशोक का साम्राज्य जब चरमरा रहा था तो क्षेत्रीय राजाओं ने इसके साम्राज्य को बांट लिया था और इसी में हमने शुंग राजवंश को देखा, फिर कण्व वंश को देखा और उसके बाद सातवाहन वंश को भी देख लिया। इसके बाद हम लोग चेदी राजवंश को ही देखेंगे। चेदी राजवंश को भी देंगे कि जो पूरब की तरफ कलिंग वाले क्षेत्र में शुरू होता था। और अगर नेक्स्ट वीडियो में चेदी राजवंश को देखने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ। द एंड।
जय भारत, जय इंडिया, जय भारत, जय महात्मा गांधी।